So, good morning, good afternoon, good evening, friends. Thank you for joining this video. Uh, मेरा नाम दर्शन शाह है और मैं नईशा इन्वेस्टमेंट्स का ओनर हूँ. हमारी टैगलाइन है एंड वी प्लेस आवर कस्टमर्स फर्स्ट. आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग इन माय एवरी वीडियो कि कस्टमर के इंटरेस्ट को आपके इंटरेस्ट के पहले रखिए. वो आपके इंटरेस्ट का अपने आप ध्यान रख लेंगे. देयर विल बी अ विन-विन सिचुएशन व्हिच विल बी क्रिएटेड. or out of amongst many business practices, this is one of the मोस्ट फंडामेंटल जिसको बोलते हैं कि ये बेसिक बिजनेस प्रैक्टिस ऐसी ही होनी चाहिए कि कस्टमर्स को अगर फ़ायदा होगा तो आपको अपने आप फ़ायदा होने लगेगा. चलिए ये बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं. ये प्री लाइसेंसिंग ट्रेनिंग है एडवाइजर्स के लिए, इंश्योरेंस कोर्स 38. ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन हमारी लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम ने बनाया है ऑफ नईशा इन्वेस्टमेंट्स और मैं इसको रन थ्रू कर रहा हूँ. करिकुलम इंडेक्स वही है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन 1, 2 एंड 3. सेक्शन 1 में कॉमन चैप्टर्स हैं जो हम पूरे कर चुके हैं. सेक्शन 2 के अंदर हम चैप्टर 9, 6 to 9 पूरे कर चुके हैं एंड नाउ विल बी इनटू द चैप्टर नंबर 10. सेक्शन नंबर 3 बाद में एक बार हम लाइफ इंश्योरेंस कवर कर लेंगे तो सेक्शन नंबर 3 में भी हम विल एंटर इनटू सेक्शन नंबर 3 एज वेल. तो सेक्शन नंबर 2 का जो 10th चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने कुछ कंसेप्ट्स आते हैं जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पक्का एग्जाम्स में भी आएंगे और ये आपको लाइफ में भी हेल्प करेंगे. लेट अस सी वो कंसेप्ट्स क्या है. अभी चैप्टर नंबर 10 इज एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. क्वेश्चन नंबर 1, ये पिछले चैप्टर का रिपीट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये इंटर चैप्टर क्वेश्चंस होते ही हैं. तो व्हाट डज इट से, व्हाट डज अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेफर्स टू. तो इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग एलिमेंट. अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अनबंडल करोगे, सेपरेट करोगे, तो आपको ये दिखेगा कि प्योर प्रोटेक्शन प्लान प्लस सेविंग एलिमेंट दोनों को इकट्ठा करके ये बनाया गया मेजॉरिटी प्लान्स होते हैं. ओके. Mortgage redemption insurance can be categorized under decreasing term life assurance. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको mortgage redemption insurance के बारे में ये बताया था कि जनरली होम लोन जो होती है, आप किसी भी बैंक के पास होम लोन लेने जाते हैं तो वो क्या करता है, जनरली आपकी प्रॉपर्टी को मोर्गेज कर लेता है. कब तक? जब तक आप होम लोन को रीपे नहीं करते. जिस दिन आपने होम लोन को रीपे कर दिया वो मोर्गेज उठा देता है और प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है. तो ये सारे सिनारियो में क्या होता है कि सी फॉर एग्जांपल अगर जिसने होम लोन लिया है अगर उसकी डेथ हो गई तो वो जो घर है वो जनरली बैंक को बेचना पड़ता है. बैंक घर बेच के जो भी उसकी होम लोन की अमाउंट है आउटस्टैंडिंग वो रिकवर करता है और बाकी की रकम जो है वो फैमिली को दे देता है. बट अगर मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस अगर लिया हुआ हो तो बैंक को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा. अगर जिस व्यक्ति ने होम लोन लिया है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी सीधा सीधा आउटस्टैंडिंग होम लोन अमाउंट बैंक को चुकता कर देती है. बैंक के ड्यूज क्लियर हो जाते हैं और घर अपने आप पूरा पूरा घर अपने आप जो व्यक्ति हैं उनके नॉमिनीज को मिल जाता है. तो ये मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ये डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस इसलिए होता है क्योंकि सी फॉर एग्जांपल देखिए होम लोन आपने 20 लाख से शुरू किया या 50 लाख से शुरू किया, धीरे धीरे आप उसको पे करते जाते हैं. तो धीरे धीरे जैसे आप पे करते जाते हैं तो एज पर दी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट आपकी जो कवर है इक्विवेलेंट टू जो आउटस्टैंडिंग होम लोन अमाउंट है उसके हिसाब से डिक्रीज होती जाती है. तो दैट इज द रीजन वाई इट इज कैटेगराइज्ड अंडर एज डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस. इंक्रीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. वेरिएबल और यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस ये है नहीं. देखिए ये मैं करीबन तीसरी या चौथी बार मोर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस को रिपीट कर रहा हूँ. आई एम श्योर कि अभी तक तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल रजिस्टर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द बिलो लॉसेज आर कवर्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस. अभी देखिए ये कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता है. कीमैन इंश्योरेंस इज बेसिकली नथिंग बट अ टर्म प्लान. टर्म प्लान दैट इज टेकन बाय बिजनेस. ठीक है, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन में
काफ़ी लोग कीमैन होते हैं, मतलब कुछ होते हैं जो पूरा परचेज़ देखते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो पूरा सेल्स देखते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो पूरा प्रोडक्शन यूनिट देखते हैं, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो पूरा फाइनेंसेस देखते हैं, तो ये वो पर्टिकुलर बिज़नेस के कीमैन होते हैं। अगर ये अचानक ना हो, अगर ये इनकी डेथ हो जाए, तो हो सकता है कि बिज़नेस को काफ़ी बड़ा नुकसान वो टाइम पे हो सकता है। तो वो नुकसान से बचने के लिए ये बिज़नेसेस क्या होता है, कीमैन इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है? कीमैन इंश्योरेंस की एक सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इनका जो सम एश्योर्ड होता है, वो इनकी इनकम के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता है। इनका जो बीमे की रकम होती है ना, इनके ना होने से बिज़नेस को कितना नुकसान हो सकता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, कीमैन इंश्योरेंस के केस में। तो कीमैन इंश्योरेंस बेसिकली अगर देखने जाएँ तो एक बिज़नेसेस लेते हैं स्पेशली अपने कीमैन्स के लिए है, लेकिन अपने खुद के फ़ायदे के लिए। अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनकी वो पर्टिकुलर व्यक्ति के फैमिली या नॉमिनी को पैसा नहीं जाता, पैसा जाता है बिज़नेस को जाता है। तो बेसिकली ये कीमैन इंश्योरेंस का फंडा है और कीमैन इंश्योरेंस के केस में देखने जाएँ तो टर्म प्लान ही जाता है और कोई प्लान नहीं जाता है, राइट? तो व्हिच ऑफ द बिलो लॉसेस आर कवर्ड अंडर द कीमैन इंश्योरेंस? Okay. So the correct answer would be losses related to the extent period when a key person is not available to work. तो इन केस ऑफ डेथ ही हो गया, तो ऑब्वियसली जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ होगा उसके हिसाब से वो बिजनेस को वो पर्टिकुलर रकम मिल जाएगी। ओके। A policy is affected under मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट। अभी देखिए मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल एक्ट है और ये बच्चों और मैरिड वुमन की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली ये हम क्वेश्चन में जाएँ उसके पहले मैं आपको मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में थोड़ी बातें पहले बताना चाहूँगा। अ, मैं आपको आई विल शो यू टू यू ओवर द एक्सेल, जस्ट वेट। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएँ उसके पहले आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए इसमें। देखिए कोई भी एक नॉर्मल पॉलिसी होती है, लेकिन मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर ली हुई प्रॉपर्टी सॉरी जो पॉलिसी होती है, वो एक अलग स्टेटस उसका हो जाता है। कैसे? कि जितनी भी पॉलिसीज़ आपने मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर ली हुई है, वो उसका एक अलग ट्रस्ट बनता है। वो ट्रस्ट का एक ट्रस्टी होना चाहिए। बेसिकली ट्रस्ट क्या होता है? जिसका कोई ओनर ना हो। ट्रस्टी क्या होता है? ट्रस्टी वो ट्रस्ट का कस्टोडियन होता है, राइट? तो एक ट्रस्ट एवरी पॉलिसी, देखिए अगर आप कर्ज़त को फॉलो करेंगे ना, तो हर एक पॉलिसी, अगर आपने एक पॉलिसी ली है तो एक पॉलिसी, मल्टीपल पॉलिसीज़ ली है तो मल्टीपल पॉलिसी, हर एक का एक ट्रस्ट बनेगा। उसका एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा। वो ट्रस्टी अ, फैमिली में जो मैरिड वुमन है उसको उनको बना सकते हैं। अगर फैमिली में बच्चे हैं जो 18 साल की ऊपर की उम्र के हैं उनको बना सकते हैं, या किसी और व्यक्ति को बना सकते हैं जिसको फैमिली ट्रस्ट कर सकती है। ट्रस्टी बेसिकली क्या होता है, कस्टोडियन होता है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात करें या पॉलिसी की बात करें, उसका कस्टोडियन होता है, उसकी देखभाल करता है और जब उसका समय आता है तो उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनको दे देता है। तो ये पॉलिसी के अंदर बेसिकली बेनिफिशियरीज़ या तो बच्चे होते हैं या तो मैरिड वुमन खुद होती हैं या तो दोनों हो सकते हैं, राइट? तो ये बेसिकली मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट है। इसके अंदर याद रखिएगा मैच्योरिटी बेनिफिट आती है या सर्वाइवल बेनिफिट आता है या डेथ बेनिफिट आता है, तो चेक बेसिकली ट्रस्टी के नाम पे बनता है और ट्रस्टी फाइनली उसके बेनिफिशियरी तक ये रकम पहुँचाने का काम उनका होता है। अभी ये पर्टिकुलर किसी भी पॉलिसी को नॉर्मल पॉलिसी ना लेके मैरिड वुमन में क्यों लेनी चाहिए? तो उसका रीज़न वन ऑफ द रीज़न ये इसलिए यूज़ होता है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेसमैन है, बिज़नेसमैन ने बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करके रखी, बहुत पैसा कमाया। उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ लिया मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर। अभी एक टाइम ऐसा आया कि बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लॉसेस होने लगे। क्योंकि बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लॉसेस होने लगे तो वो बिज़नेस मतलब उनके जो क्रेडिटर्स थे वो पैसा माँगना उन्होंने शुरू किया।
अभी जब क्रेडिटर्स ने पैसा मांगना शुरू किया तो इनका बिजनेस इतना ठप चल रहा था कि वो पैसे दे ही नहीं पा रहे थे। वो पैसे नहीं दे पा रहे तो क्रेडिटर्स कोर्ट में गए, कोर्ट में केस किया। कोर्ट ने फाइनली क्या किया कि जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अटैच किया, उसको बेचा और बेच के जो भी पैसे आए उसके क्रेडिटर्स को पे किए। तो जब ये हालत होती है तो जनरली क्या होता है कि पर्सन रियली काइंड ऑफ लूजेस आउट ऑन ऑल द एसेट्स दैट यू हैव मेड। उन्होंने जितना भी असेट्स बनाई हैं उनकी खुद की, वो सारी गवा देते हैं और वो चक्कर में फैमिली जो है वो बेसहारा हो सकती है। तो अगर उन्होंने मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये पॉलिसी ली हुई है तो कोर्ट ये पर्टिकुलर पॉलिसी को अटैच नहीं करेगी। मतलब कोर्ट ये पर्टिकुलर पॉलिसी को अटैच नीलामी के लिए नहीं करेगी, उसको डिसॉल्व नहीं करेगी और इसमें से पैसे निकाल के वो क्रेडिटर्स को पे नहीं करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ ये जो व्यक्ति हैं, ये जो बिजनेसमैन है, या अगर उन्होंने बेनिफिशियरीज में अपनी वाइफ का नाम रखा है तो उनके लिए या तो बच्चों के बेनिफिट के लिए ये पर्टिकुलर पॉलिसी यूज होगी। तो ये वो प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो जनरली बाकी एक नॉर्मल पॉलिसी नहीं करती है। अगर नॉर्मल सिनारियो होगा तो नॉर्मल सिनारियो में ये पॉलिसी भी लिक्विडेट सरेंडर कर दी जाएगी और जो भी अमाउंट जनरेट होगा वो क्रेडिटर्स को पे कर दिया जाएगा नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। लेकिन मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली दिस इज मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। हाँ, आप आपको मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर पॉलिसी एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी ले सकते हैं। एक बार पॉलिसीज जो आपने ले ली हैं उसको आप मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर कन्वर्ट नहीं करा सकते बाद में। तो आपको बाइंग के टाइम पे ये डिसाइड करना है कि आपको मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर ये पॉलिसीज लेनी है या नहीं लेनी है। राइट? तो आई होप कि आपको मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में पता चल गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। चलिए, तो हमने कीमैन के बारे में बात कर ली थी। लेट अस टॉक अबाउट मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट नाउ। अ पॉलिसी इज affected under Married Women Property Act if the policyholder does not appoint a special trustee to receive and administer the benefits under the policy, the sum secured under the policy becomes payable to। देखिए, जनरली तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपने आपका मतलब वो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने या तो अपनी वाइफ को ट्रस्टी नहीं बनाया, या तो अपने 18 साल के ऊपर के बच्चों को ट्रस्टी नहीं बनाया, या तो अपने किसी क्लोजेस्ट कीन को ट्रस्टी नहीं बनाया है। अगर वो रह गया है तो हर एक स्टेट का एक ऑफिशियल ट्रस्टी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रस्टी के नाम पे जो अगर कोई बेनिफिट्स होते हैं वो पॉलिसी के, वो नाम पे चेक बन के जाते हैं। वो ऑफिशियल ट्रस्टी का ये दायित्व हो जाता है कि वो इसके बेनिफिशियरीज तक वो पैसे पहुंचाए। राइट? एक डेजिग्नेटेड ट्रस्टी फॉर ए स्टेट ऑलरेडी होते ही हैं। तो अगर ये रह गया है तो जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर कोई मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर ये पॉलिसी लेता है तो अपना ट्रस्टी खुद अपॉइंट डेफिनेटली वो करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाए हैं तो वो केस के अंदर ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट को मतलब वो बाय डिफॉल्ट उसके ट्रस्टी हो जाते हैं और जो भी बेनिफिट की रकम आती है वो उनके नाम पे आती है और वो जो बेनिफिशियरी होते हैं वो उन तक ये रकम पहुंचाते हैं। ये दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Okay, Mahesh ran a business on borrowed capital. After his sudden demise, all the creditors are doing their best to go after Mahesh's assets. Which of the below assets is beyond the reach of the creditors? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी समझाया था कि भाई अगर बिजनेस लॉसेस में चल रहा है, ये तो ये केसेस के अंदर महेश जी की तो डेथ हो गई है। डेथ हो गई है तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके बिजनेस के वो पैसा मांग रहे हैं। अभी महेश जी के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि महेश जी खुद है ही नहीं। तो उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है, नीलाम हो सकती है और क्रेडिटर्स को पैसे दिए जा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट। राइट? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
कि ये मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट कैसे एक मैरिड वुमन को और उनके बच्चों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कर सकती है। ओके, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट केसेस? नीचे दो सिनारियोज दिए हैं। मैच्योरिटी क्लेम्स चेक्स आर पेड टू पॉलिसी होल्डर्स, मैच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू ट्रस्टीज। देखिए, मैच्योरिटी क्लेम हो, डेथ क्लेम हो, सर्वाइवल क्लेम हो, वो सारे ट्रस्टी के पास जाएंगे। ट्रस्टी वो पॉलिसी के कस्टोडियन है। तो जब पैसा उनके पास जाता है तो ट्रस्टी का बेसिक काम ही होता है कि उनके बेनिफिशियरीज तक वो रकम पहुंचाए। तो विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू मैरिड वुमन प्रॉपर्टी केसेस? द मैच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू ट्रस्टीज। वो ट्रस्टीज आगे जाके बेनिफिशियरीज को रकम पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the below option is true with regards to married women property act cases? Death claims are settled in favor of nominees. Death claims are settled in favor of trustees. देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट वाली जो पॉलिसीज होती है उसमें नॉमिनीज नहीं होते, उसमें सिर्फ बेनिफिशियरीज होते हैं। बेनिफिशियरीज के नाम पे चेक नहीं जाता है, चेक जाता है ट्रस्टी के नाम पे। ट्रस्टी आगे वो पैसा बेनिफिशियरीज तक पहुंचाते हैं। और अगर वाइफ को ही आपने खुद ने ट्रस्टी रखा है तो वाइफ खुद ट्रस्टी भी है और वाइफ खुद बेनिफिशियरी भी है। तो दैट इज हाउ इट जनरली वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 8, अजय पेज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिज एम्प्लॉइज। देखिए, अजय करके एक व्यक्ति हैं जो अपने एम्प्लॉइज के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस प्रीमियम विल नॉट बी ट्रीटेड डिडक्टेबल एज कॉम्पेंसेशन पेड टू द एम्प्लॉय? उनका खुद का बिजनेस है। अभी नीचे में से कौन सी सिनेरियो ऐसा होगा जिसके अंदर वो एज ए कॉम्पेंसेशन नहीं गिना जाएगा? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बदले प्रीमियम पे कर रहा है और अगर बेनिफिट वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस का अगर एम्प्लॉई को जाना है तो वो एज ए कॉम्पेंसेशन ट्रीट होगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का प्रीमियम पे कर रहा है और अगर वो इंश्योरेंस का बेनिफिट अगर बिजनेस को जाना है तो वो एज ए कॉम्पेंसेशन डिडक्ट नहीं होगा। तो अगर आप इसमें देखोगे तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस प्रीमियम विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिडक्टेबल एज कॉम्पेंसेशन पेड टू द एम्प्लॉय? तो कीमैन लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका फायदा किसको जाएगा? वो अजय जी को जाने वाला है, उनके बिजनेस को जाने वाला है। तो वो इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज ए कॉम्पेंसेशन टू द एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो उसका सम एश्योर्ड उसके नॉमिनीज को नहीं जा रहा है, तो वो कॉम्पेंसेशन नहीं है, राइट? तो इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज ए कॉम्पेंसेशन। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। द आंसर इज टू ओनली। आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा। मैं ऐसा है तो और एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सी फॉर एग्जांपल मैं दर्शन शाह नैशा इन्वेस्टमेंट्स का ओनर हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को के नाम पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ, ठीक है? सी फॉर एग्जांपल मेरी टीम में 4 लोग हैं, ए बी सी डी। मैंने चारों के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है। अभी अगर उनकी उनमें से किसी की भी डेथ हुई, से फॉर एग्जांपल ए की डेथ होगी, तो ए को नॉमिनीज को अगर 1 करोड़ मिलने वाला है तो ए के बिहाफ पे मैं जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ मैं उसको एज ए कॉम्पेंसेशन दिखा सकता हूँ, क्योंकि उसका जो एंड बेनिफिट है वो उसकी फैमिली को जा रहा है। समझ में आया? लेकिन अगर मैं ए बी सी डी, जो ये जो मेरे 4 टीम मेंबर्स है उसमें से ए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, की मैन है, और उनके ना होने से मेरे बिजनेस को अगर इम्पैक्ट हो सकता है और उनके बिहाफ पे मैं की मैन इंश्योरेंस लेके अगर प्रीमियम पे करता हूँ और अगर ए की डेथ हो जाती है तो मेरे बिजनेस को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो वो उनकी फैमिली को वो बेनिफिट नहीं जा रहा है, वो प्रीमियम एज ए कॉम्पेंसेशन में नहीं दिखा सकता, क्योंकि बेनिफिट कहीं पे भी फैमिली को नहीं जा रहा है। तो इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज ए कॉम्पेंसेशन। आई होप ये जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया है इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर टू ओनली क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट टू बोरोवर्स हु प्लेज their property as a collateral but leaving them in possession of the property is called mortgage। देखिए, सिंपल सी बात है, मतलब मैंने बैंक से लोन लिया,
ठीक है, बैंक ने मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ली। क्यों मॉर्गेज कर ली? कि भाई अगर मैं लोन नहीं दे पाया तो वो उसको बेच के वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी मुझे देना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है। लेकिन मैंने सामने कुछ एज ए सिक्योरिटी दिया है विच इज अ मॉर्गेज। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट? I hope it is understood and easy to understand as well. Question number 10. Which of the below policy can provide protection to the home loan borrowers? ये बहुत बार रिपीट हो चुका है और एक बार, mortgage redemption insurance आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। आप प्रीवियस चैप्टर्स में 2-3 बार मैं mortgage redemption insurance को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये पर्टिकुलर चैप्टर में भी इनिशियली ये क्वेश्चन आया जहाँ पे मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी भी मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आई होप के इट इज अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 11. What is the objective behind mortgage redemption insurance? ऑब्जेक्टिव क्या है? Facilitate cheaper mortgage rates, provide financial protection to the home loan borrowers. The answer is provide financial protection to the home loan borrowers. How does it apply? It applies in a very simple way. मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ हाउ डज इट वर्क। सी फॉर एग्जांपल मैं दर्शन शाह एक्सिस बैंक से मैंने एक होम लोन लिया। ठीक है, सी फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी लेनी थी। वो प्रॉपर्टी में मैंने 20 लाख का डाउन पेमेंट किया और 30 लाख का मैंने होम लोन उठाया। अभी 30 लाख का जब मैंने होम लोन उठाया तो क्या होगा कि मुझे वो 30 लाख की अमाउंट प्लस उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट? अभी 30 लाख की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे करना होगा। अभी ड्यूरिंग दिस पीरियड से फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ हो जाता है तो एक्सिस बैंक क्या करेगी, और अगर मेरी फैमिली वो पैसे नहीं लौटा पाती है तो तो एक्सिस बैंक क्या करेगी, मैंने जो घर लिया है ना उसको नॉर्मल सिचुएशन में उनको बेच देना पड़ेगा। बेच के उनका जितना भी आउटस्टैंडिंग बाकी है वो उसको रिकवर करेगी और बाकी की रकम मेरी फैमिली को प्रोवाइड करेगी। बट इस ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन में जनरली ये हो जाएगा कि माय फैमिली में गेट सम अमाउंट, उनको कुछ रकम मिल जाएगी लेकिन वो घर से बेघर हो जाएंगे। लेकिन अगर मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस लिया होगा और अगर मेरी डेथ हो गई तो क्या होगा कि भाई मेरी जितनी भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी एक्सिस बैंक को चुकता कर देगी और मेरा जो घर है वो मॉर्गेज फ्री हो जाएगा। ठीक है, और वो मेरी फैमिली के नाम पे हो जाएगा, मेरे जो नेक्स्ट लीगल हेयर होगा उसके नाम पे हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मेरी फैमिली बेघर नहीं होगी, उनको कोई पैसे का वो तरीके से नुकसान नहीं होगा। तो मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस इज ऑफ मेजर मेजर इंपॉर्टेंस। जिस किसी ने भी होम लोन लिया है उनको मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। ठीक है, ओके। सो विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड्स। इसके साथ मैं सभी जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड इट वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ इट हैज़ रियली हेल्प्ड यू प्लीज़ क्लिक ऑन टू द लाइक बटन। प्लीज़ शेयर करें ये कंसेप्ट लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर एंटर होना है और IC38 एग्जाम्स क्लियर करनी है उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि ये सिर्फ ये पर्टिकुलर चैप्टर्स की वीडियोस सिर्फ नहीं आएंगी, बहुत सारी हम वीडियोस बनाएंगे जहाँ पे हम आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के थ्रू पॉजिटिव कमेंट्स दे सकते हैं। दैट विल एनकरेज एंड मोटिवेट अस फर्दर। अगर आपको ये पसंद नहीं आई है तो आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देके इसके अंदर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि एक बेहतर हम कंटेंट क्रिएट कर सके और बेटर ट्रेनिंग डिलीवरी हम आपको प्रदान कर सकें। तो इसी नोट पे थैंक यू सो मच। मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। सी यू, बाय बाय।